नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आप कितने भी आलोचक हों, एक बात तो आप मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं। वह बड़ी लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं, छोटी लड़ाई नहीं लड़ते। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने पहले ही चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हराया। वह 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री थी, 15 साल मुख्यमंत्री थी। 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वह दिल्ली में इतने लोकप्रिय थे कि वह चाहते तो दिल्ली की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वह छोटी मोटी लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, यह इन 2 घटनाओं से साबित होता है। अब फिर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मोर्चे पर लड़ाई नरेंद्र मोदी ने शुरू की है और दूसरा मोर्चा उन्होंने खुद खोला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई और ईडी को उनके पीछे लगाकर उनको घेरने की कोशिश की है, जिसका मुकाबला करते हुए उन्होंने पब्लिक परसेप्शन बना दिया कि मोदी उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। सीबीआई और ईडी के छापों पर ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे हमलावर होकर अपने मंत्रियों और नेताओं का उस तरह बचाव नहीं कर पाए जैसे केजरीवाल ने किया और पब्लिक का परसेप्शन बदल दिया। दिल्ली में मोदी शाह को शुरुआती मात देने के बाद उन्होंने गुजरात में पलटवार शुरू कर दिया है। वह हर हफ्ते शनिवार इतवार को गुजरात में होते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के माध्यम से आम आदमी पार्टी की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में वह अहमदाबाद में थे तो सितंबर के पहले शनिवार को राजकोट में थे, जहां वह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहिचक मोदी, शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। राजकोट में उन्होंने सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर हुए हमले का जिक्र किया और उस हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को अभी 3 महीने बाकी हैं, भाजपा को अपनी हार दिख रही है, इसलिए वह अपने गुंडों के माध्यम से हमले करवा रही है और आने वाले दिनों में हमले और तेज होंगे और अब पब्लिक पर हमले होंगे, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन यह बन रहा है कि भाजपा हार रही है। क्योंकि सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला गणपति के पंडाल में हुआ था, तो गणपति पूजा को भी अपना हथियार बना लिया है केजरीवाल ने। शनिवार को उन्होंने सूरत में ही जाकर गणपति के पंडाल में पूजा की और आरती में हिस्सा लिया। गुजरात में उनकी रणनीति भाजपा सरकार से विभिन्न कारणों से नाराज सरकारी कर्मचारियों से सीधे संपर्क करने की है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हों या पुलिस कर्मी हों या अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, वह सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उनकी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। दिल्ली हो या पंजाब या फिर उत्तराखंड हो या गोवा, झूठे वादों और झूठे दावों में केजरीवाल का कोई सानी नहीं। वह हर चुनाव में हर जगह अपने चुनावी सर्वेक्षणों के हवाले से जीत का दावा करते रहे हैं। अब उन्होंने सूरत की 12 में से 7 सीटों पर सर्वेक्षण आम आदमी पार्टी के पक्ष में बताकर वैसा ही झूठ बोला है जैसा पहले बोलते रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वह इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि वह कोरा झूठ बोल रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद वह भगवंत मान को लेकर के जब अपने साथ गुजरात गए थे तो उन्होंने वहां ऐलान किया था कि भगवंत सिंह मान ने 10 दिन के अंदर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जबकि उसके बाद
पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और उन्हें बर्खास्त किया गया था। दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। पिछले हफ्ते ही वह दिल्ली में एक बार फिर झूठे साबित हुए। इस बार तो जमकर ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उनके झूठ की पोल ऑनलाइन खुल गई है। दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का पैसा दूसरे राज्यों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खर्च करने के वह हर रोज नए नए उपाय सोचते रहते हैं। पहले दिल्ली के स्कूली शिक्षा मॉडल का खूब ढिंढोरा पीटा गया, तो गुजरात के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरी तरह झूठ और फ्रॉड करार देकर उनका भंडा फोड़ा था। अब उन्होंने देश के पहले वर्चुअल क्लासरूम का नया नाटक किया है और उसका विज्ञापन सारे देश में हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है। वह आजकल अपने दोनों तरफ राष्ट्रीय ध्वज लगाकर राष्ट्र के नाम संदेश देते रहते हैं। उनके पीछे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो नहीं होती, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक हर मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी उनके पीछे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो होनी चाहिए। बल्कि वह दलित और युवा वोट बैंक को लुभाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाते हैं। उन्होंने 31 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि आज हम भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू कर रहे हैं। हम आज से कक्षा 9 के लिए प्रवेश आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। देश भर के छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस राष्ट्र के नाम संदेश के बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की शुरुआत हो रही है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू हो गया। उन्होंने ट्वीट में भी यही कहा और अपने राष्ट्र के नाम संदेश में भी यही कहा। अब पहली बात तो यह है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड दिल्ली के स्कूलों के लिए है, उसका ज्यूरिडिक्शन दिल्ली है। वह केंद्रीय स्कूल शुरू नहीं कर सकते, इसके लिए अलग संस्थान है। उन्हें अगर पूरे देश के लिए वर्चुअल स्कूल शुरू करना है तो उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, एनसीईआरटी की अनुमति लेनी होगी। दूसरा यह कि दिल्ली में खुलने वाला यह वर्चुअल स्कूल भारत का पहला वर्चुअल स्कूल नहीं है। 2 साल पहले 20 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के पहले वर्चुअल स्कूल का उद्घाटन किया था। वह खबर उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में उद्घाटन समारोह के फोटो के साथ छपी थी। जैसे ही केजरीवाल ने देश के पहले वर्चुअल स्कूल का झूठ बोला, उत्तराखंड की वह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो मित्रों, अहम सवाल यह है कि केजरीवाल की झूठ पर आधारित राजनीति क्या दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल और गुजरात में भी चल निकलेगी, या इन दोनों राज्यों के नागरिक उत्तराखंड और गोवा की तरह केजरीवाल को ठेंगा दिखा देंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।